नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो देश के हर नागरिक को छूता है। क्या सिर्फ वीआईपी का होगा देश में इलाज? क्या उनके लिए रिजर्व किए जाएंगे बेड और कमरे इस देश में? लेकिन इस बीच बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें, क्योंकि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने 100 कमरे की मांग, सबसे पहले हम आपको बता दें, हमें दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है, यह कहा है हाईकोर्ट ने। ऑक्सीजन नहीं और होटल में 100 कमरे दिए जा रहे हैं। हमने ऐसे कोई कमरों की मांग नहीं की है। दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। यह बड़ी खबर है, क्योंकि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए यह साफ कहा है कि हमने ऐसे कमरों की मांग नहीं की थी। ऑक्सीजन नहीं है और होटल में 100 कमरे दिए जा रहे हैं। हमें दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है, ये गंभीर बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। दिल्ली के वीआईपी इंतजाम को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं, आप बेड की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे वीआईपी कल्चर की। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आने के पहले हमने ये रिपोर्ट बनाई थी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से अशोका होटल में कैसे ये कमरे बुक किए गए हैं, और बताया ये गया कि कोर्ट की तरफ से ये मांग रखी गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इससे सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, कहा है दिल्ली सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। जो स्टाफ वाले हैं उनका सबका अवेलेबल है अंदर। कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है, कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है। आईसीयू बेड खाली है, कह रहे हैं अपनी अप्रोच लगवाओ, मिल जाएगा। अप्रोच कहाँ से लगवाए हम लोग? सर यहाँ कुछ केयर नहीं हो रही है पेशेंट की। महामारी का कहर जारी है। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का। लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। शहर दर शहर अस्पताल बेहाल। फोन करके आए थे यहाँ पर, और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे, और कंडीशन भी बताई थी, सब कुछ बताया था। लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। हर सांस भारी है। रेल के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई आज सुबह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहुंची है, जिससे उम्मीद की कुछ किरण जागी है। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा अभी भी दिल दहला देने वाला है। अस्पतालों के बाहर लेटे अपनी जिंदगी की जंग लड़ते इन मरीजों की ये तस्वीरें एक सवाल पूछ रही हैं। रोते बिलखते परिवार वालों की सिर्फ कराह नहीं, इसमें सवाल भी है। सवाल दिल्ली सरकार के इस फरमान से। ये कागज पर सिर्फ एक आदेश नहीं, महामारी के बीच वीआईपी कल्चर का एक ऐसा दस्तावेज है जो धब्बा है बराबरी और इंसाफ की नींव पर। दिल्ली के 5 स्टार अशोका होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिजनों के लिए कोविड केयर सेंटर रिजर्व किया गया है। अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर में बदला जाएगा। चाणक्यपुरी के एसडीएम ने इस बारे में नोटिस जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अपील की गई थी कि कोर्ट के अफसरों के लिए कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी की व्यवस्था की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, कि अगर आपके पास इस प्रकार से होटल बुक करना, 5 स्टार बुक करने का पैसा है तो हमारे डॉक्टरों के लिए कीजिए ना, उनके परिवारों के लिए कीजिए, नर्सों के परिवारों के लिए कीजिए, स्वास्थ्य कर्मी के परिवारों के लिए कीजिए, पुलिस के परिवारों के लिए कीजिए। वो अपनी जान दांव पे लगा के वहां पे कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए क्यों नहीं आप ये होटल बुक कर रहे हो? उसके बाद आप जुडिशरी के लिए भी कीजिए। लेकिन आप डॉक्टरों को बुला बैठे, नर्सों को बुला बैठे, पुलिस वालों को बुला बैठे, कोरोना वॉरियर्स को बुला बैठे, और बस केवल जहां पे आपके खिलाफ सुनवाई चल रही है वहां पे आपका एक 5 सितारा पैकेज बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आदेश के मुताबिक प्राइमस हॉस्पिटल इस कोविड केयर सेंटर को संभालेगा। डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने का काम अस्पताल ही करेगा। वहीं खाना और कमरों की साफ सफाई की जिम्मेदारी होटल की होगी।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में क्वारंटीन आइसोलेशन की सुविधा को बढ़ाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। फिर इसे कुछ खास लोगों के लिए इस होटल में आखिर क्यों रिजर्व किया गया है, जब इसी राजधानी में कई ऐसे होटल हैं जहां पर क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स खोले गए हैं, इलाज के लिए बेड की सुविधा दी गई है, लेकिन वो सभी लोगों के लिए है। दिल्ली में कोविड की लगातार विकराल होती स्थिति और घटती सुविधाओं के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस, निचली अदालतों के जजेस, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिजनों के लिए इसी 5 सितारा अशोका होटल में 100 कमरे बुक कराकर एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने इसे प्राइमस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मिलकर इसे स्थापित किया है। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। होटल के सूत्रों के मुताबिक 4थी और 5वीं मंजिल, उस पर 100 कमरे पीछे के विंग में बुक कराए गए हैं। प्राइमस हॉस्पिटल के डॉक्टर और अधिकारी, उससे इस जगह को, इस सेंटर को जोड़ा गया है। यहां दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों के जजेस, न्यायिक अधिकारी और उनके परिजन आइसोलेट होकर रह सकते हैं। प्राइमस अस्पताल के अधिकारियों का यह कहना है कि यहां पर सभी जरूरी सुविधाएं जुटाने में कम से कम आगामी 2 से 3 दिन और लग जाएंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक ही यहां सुविधाएं हो सकती हैं। क्या भारत में वीआईपी जानों की कीमत ज्यादा है? क्या महामारी में चारों तरफ मरते लोगों के बीच किसी के लिए बेड रिजर्व किया जा सकता है? भारतीय मानसिकता का वो क्या पहलू है कि संसाधनों पर वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का अधिकार पहले माना जाता है? कुछ याद दिलाते हैं। कल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि जब बात जिंदगी की हो तो वीआईपी कल्चर नहीं चल सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय संकट है, हम चुप नहीं रह सकते। ये चुप्पी तोड़ने का ही वक्त है, बोलने की ही बारी है। महामारी में मरते लोगों के बीच ऐसे वीआईपी कल्चर पर आंखों पर पट्टी बंधी रहे, ये ठीक नहीं। अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखिए हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट। संजय शर्मा ने आपको दिखाया वो होटल, अशोका होटल, 5 स्टार होटल, जहां पर ये अलग से 100 बेड्स रिजर्व किए गए हैं। क्या महामारी में भी रिजर्वेशन होगा? क्या महामारी में भी किसी की जिंदगी खास, किसी की आम हो जाएगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अगर किसी को इस वक्त सुरक्षा और स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो देश के डॉक्टर्स को है। और इसीलिए उनके साथ सॉलिडारिटी में उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए हम सब ने ये बैच लगा रखा है। सवाल है कि आज तक ये पूछ रहा है कि क्या महामारी के बीच, मरते हुए लोगों के बीच भी वीआईपी कल्चर चलेगा इस देश में? राघव चड्ढा मोर्चा संभालेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं। हमारे साथ कुछ वकील भी शामिल होंगे। विकास सिंह जी जो कि प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा पिटिशनर डायरेक्टर है फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कौशल आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई है नहीं इस फैसले पर चर्चा के लिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या ये फैसला सही है? क्या महामारी के दौरान किसी की जिंदगी आम, किसी की जिंदगी खास हो सकती है? अस्पतालों में देखिए, बाहर जाकर पहुंचिए और सुनिए कराहों को, कह रहे हैं कि अगर खास हो तो मिल जाता है बेड, और अगर आम आदमी है तो उसको बाहर भी इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर मिश्रा, देखिए जिस तरीके से मुझे शाम को इस ऑर्डर के बारे में पता चला, और जैसे ही ऑर्डर आया मैंने अपने फ्रेंड्स एडवोकेट्स हैं और उनसे हमने बात की, और मैंने अपनी आवाज, अपनी टीवी की आवाज को नीचे कीजिए, आपकी आवाज गूंज रही है मिस्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आपने शायद टीवी या कुछ आसपास ऑन रखा है। बोलिए, अब बोलिए जी, बोलिए। ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मुझे किस ऑर्डर के बारे में पता चला और मैंने अपने एडवोकेट फ्रेंड से बात की, मैंने कहा कि कोई एडवोकेट अगर अपना नाम नहीं दे सकता क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है, लोगों की प्रैक्टिस पे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि पिटिशनर इन पर्सन बन के मेरी पिटीशन फाइल होगी। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया का, क्योंकि सुबह से ही मैं 3 मीडिया चैनल पे बैठा और तीनों पे मैंने इस बात को कहा, और अल्टीमेटली मीडिया की वजह से ही मुझे लगता है ये बात कोर्ट तक पहुंची है, और जिसकी वजह से आज ये ऑर्डर हाईकोर्ट ने अपने आप स्वतः वापस ले लिया। मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत आदेश था, केवल इसलिए आदेश दिया गया था क्योंकि दिल्ली के सारे केसेस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जजेस को खुश करने के लिए इस तरह का आदेश दिया था। जबकि इस ऑर्डर में जो आपने पढ़ के सुना, इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है,
इस पॉइंट पे क्लियर कट उन्होंने कहा हुआ कि हाईकोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी और हाईकोर्ट की रिक्वेस्ट का नाम लेते हुए इसमें पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ कि 100 rooms ऑफ अशोका होटल न्यू दिल्ली फॉर सेटिंग अप कोविड हेल्थ फैसिलिटी फॉर द यूज ऑफ ऑनरेबल जस्टिसेस एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज and the place at the disposal of Primus Hospital Chanakpuri New Delhi with immediate effect following direction। और उसमें यह भी लिखा था कि non compliance of this order shall attract the penal action as per law। This is nonsense। ऐसा ऑर्डर आज तक, और मुझे तब बुरा ज्यादा लगा था जब इन्होंने ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि हाईकोर्ट की तरफ से एप्लीकेशन गई थी। जब हाईकोर्ट ने आज कोर्ट में ये क्लियर कर दिया कि इन्होंने हाईकोर्ट की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई, तो इससे ये पता चलता है, ये दिल्ली सरकार का चेहरा सामने आता है। ये इन्होंने किस तरह से, मतलब इसको टोटल पॉलिटिक्स कहते हैं, यही पॉलिटिक्स का नाम है। जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो रही थी तो अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए पूरे चैनल के सामने रिले करके बताना और बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये केवल पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स है, केवल घटिया पॉलिटिक्स अगर मैं कहूं तो वर्ड सही रहेगा। क्योंकि किसी ने नहीं कहा, इसमें कोर्ट को भी घसीटा गया। आज आप तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल सही। अरे डॉक्टर मिश्रा आप तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाईकोर्ट को अपनी तरफ करने के लिए ये मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए, कोर्ट ने अगर लेटर नहीं लिखा तो कोर्ट का नाम क्यों दिया गया? अगर मैं और मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया होता तो ये ऑर्डर फाइनल हो जाता। और किसी एडवोकेट की तरफ से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडवोकेट डर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, हाईकोर्ट के सामने कोई भी सरकारी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज नहीं किया, वो कोई भी हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई एडवोकेट कोई नहीं आया। अगर मीडिया नहीं होता और मैं नहीं बोलता और मेरे जैसे बहुत सारे लोग शायद ट्विटर पे बोल रहे हैं, वो नहीं बोलते, तो ये ऑर्डर वापस नहीं होता। और बात इस आदेश की नहीं है, बात इस समय पैंडेमिक के समय में इस तरह के आदेश पारित करने की है। जब सड़क पे आदमी मर रहा है उस समय आप किसी को खुश करने के लिए, उस ऑफिसर, उसकी फैमिली को खुश करने के लिए आपने 100 कमरे बुक करा दिए। यह निहायत ही गलत परिपाटी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह के किसी भी आदेश को पूरे देश में नहीं पारित करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे किसी का इलाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। राघव चड्ढा जी का इंतजार रहेगा हमें, रुक जाइए। राघव चड्ढा जी का इंतजार है मैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने कहा था वो हमारे साथ बैठेंगे, वो विधायक भी हैं। जैसे ही वो चर्चा में आएंगे हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है उसमें बाकायदा जानकारी ये दी गई है कि हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह का रिक्वेस्ट किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि वो रिक्वेस्ट की बात सही है या नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो फटकार लगा दी है। गौरव भाटिया जी, सुप्रेशी ने, दोनों को दिखाइए। गौरव भाटिया जी, हाईकोर्ट ने तो कह दिया है कि हमने ऐसी कोई मांग की ही नहीं थी। देखिए, मैं हाईकोर्ट पे जरूर आऊंगा और भारतीय जनता पार्टी की भी बात कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर कौशल जी अभी कह रहे थे कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई, लेकिन डॉक्टर कौशल जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। हमारा देश संविधान से चलता है, यहाँ वीवीआईपी कल्चर नहीं हो सकता। और 3 ऐसे नैतिक मूल्य हैं जिनका उल्लंघन अरविंद केजरीवाल जी ने अपना निकम्मापन छुपाने के लिए किया है। पहला, अनुच्छेद 14, अंजना जी ये कहता है कि हमारा हर नागरिक और उसकी जान बराबर है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा, अनुच्छेद 21, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हर किसी की जान जो है वो बहुत ही मूल्यवान है और उसको बचाने का प्रयास होगा। और तीसरा, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष तभी रह सकती है जब अरविंद केजरीवाल जी जैसे मुख्यमंत्री, जब उनका केस खराब है तो प्रलोभन देके या प्रयास ना करे जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने का। और क्योंकि मैं पेशे से एक सीनियर एडवोकेट हूं, मैं एक बात बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, जुडिशरी भारत का वो स्तंभ है जो जजेस खुद नहीं पसंद करेंगे कि इस तरह का असंवैधानिक एक ऑर्डर कोई भी प्रदेश की सरकार पारित करे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जमीन पे कोई कार्य नहीं कर रहे। अगर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां दी होती तो ये क्लासिफिकेशन करने की क्या आवश्यकता पड़ती? आप मुझे बताइए, कहा जाता है कुछ धूर्त लोग जब केस बुरा होता है तो सोचते हैं कि न्यायमूर्ति को हम इन्फ्लुएंस कर देंगे, प्रलोभन दे देंगे, लेकिन भारत की न्यायपालिका ऐसी नहीं है। और मुझे याद है ये वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, अंजना जी, जो कहते थे बच्चों की कसम लेके मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, बंगला ले लिया, वैगन आर में घूमूंगा, बड़ी गाड़ी में आ गए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज सुरक्षा है। अरे आम नागरिक कह रहा है एक भी बेड
अगर जरूरत किसी को है जान बचाने के लिए तो उसके लिए होना चाहिए। इसमें कोई रिजर्व कोटा थोड़ी ना होता है। लेकिन इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के लेकिन इस नियम से गौरव भाटिया जी गौरव भाटिया जी ठीक है, चलिए हमें इंतजार है क्योंकि अभी जानकारी हमने उनके मीडिया इंचार्ज से बात करने को कहा है कि आखिर बहस में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। सुप्रिया जी, आज तो हर किसी को, हर नेता को ये शपथ लेनी होगी, अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए फोन कॉल करते हैं तो हॉस्पिटल वाला कोई नया कॉट थोड़ी लगा रहा है, किसी की बारी जा रही है तब किसी को मौका मिल रहा है। ये जो जितने लोग ये कह रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं, फोन कॉल करने से आप एक तरह से वीआईपी को बिहेवियर ही कर रहे हैं ना। आप किसी स्पेशल, हो सकता है वहां पर किसी और जरूरतमंद की जगह आप किसी को बेड दिला रहे हो। आप देखिए अस्पतालों से जो बातचीत सामने आ रही है, सब यही कह रहे हैं कि अगर किसी की पैरवी है तो बेड मिल जा रहा है। यहाँ पर लोगों का विश्वास टूट रहा है इस वीआईपी कल्चर से। गुस्सा नहीं, इससे पहले कि मैं उसका जवाब दूं, मैं सबसे पहले तो भर्त्सना करना चाहती हूँ जो दिल्ली सरकार ने काम किया है। और मुझे लगता है गौरव भाटिया और मैं शायद कभी लाइफ में अग्री नहीं करेंगे किसी चीज पर, लेकिन आज वो अनोखा दिन है जिसमें हम अग्री कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया वो कुत्सित था। और कुत्सित इसलिए था क्योंकि उन्होंने खुद, उनका ट्विटर बायो क्या है, सब इंसान बराबर हैं। आप अपनी खुद की बात पर यकीन नहीं करते हैं। आपने कहा था वीआईपी कल्चर तो अंग्रेजों की देन थी, खत्म हो जाना चाहिए जब देश आजाद हुआ था, और आप वही वीआईपी कल्चर कर रहे हैं। और उसके साथ ये बोला जा रहा है कि इसको जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ पीनल एक्शन होगा। आप ये भी देखिए, धमकाने का भी इसमें बात कही जा रही है। और धज्जियां उड़ा दी है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने क्या कहा है, कैन वी एज एन इंस्टीट्यूशन स्टे दैट यू क्रिएट अ फैसिलिटी फॉर अस व्हेन पीपल आर डाइंग ऑन द रोड, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। हाईकोर्ट ने इनकी फजीहत कर दिया। हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि हमने मांगा ही नहीं था। हमने तो कहा था अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइजेशन के प्रबंधन करिए। हमने ये कभी नहीं कहा था कि आप हमारे लिए 100 बेड का एक 5 स्टार होटल में बना दीजिए और वहां के लोगों को पीपीई किट पहना दीजिए। किस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से हेल्थ सर्विस को फेल कर दिया है। और मैं बहुत ही खेद के साथ कहती हूं, आज कह रहे हैं हम क्रायोजेनिक टैंकर्स लाएंगे, हम फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट लाएंगे, तो 1 साल तक तो केंद्र सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। लगता है छोटे भाई केजरीवाल भी हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। मैं बहुत खेद के साथ कहती हूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैक्स हॉस्पिटल से लौटी हूं, अपने किसी परिवारजन से मिलने गई थी मैं वहां पर जो मैंने मंजर देखा है ना अंजना जी, रूह कांप जाए किसी की। मैं सच बता रही हूं आपको, आधे घंटे के अंदर वहां पे मैंने 4 मौतें इमरजेंसी में होते हुए देखी हैं। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरे पेशेंट्स ले लीजिए। तो जो आपने सवाल किया, जो सिर्फ मदद की बात हो रही है, वो ये हो रही है कि आप राइट प्रोटोकॉल से लोगों को टच में डाल रहे हैं। इतनी आपाधापी मच गई कि कई बार राइट प्रोटोकॉल से लोग टच में नहीं आ पा रहे हैं। मैं भी लोगों की मदद कर रही हूँ। मैं किसी को सिफारिश के लिए फोन नहीं करती हूँ। मैं एप्स पर देखती हूँ कहां पर हॉस्पिटल खाली है, वहां पर फोन करके पूछती हूँ। अगर वहां हॉस्पिटल होता है, ऑक्सीजन की जरूरत है पेशेंट को, तो वहां भेजती हूँ। अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो बाकी हॉस्पिटल से बात करते हैं। पैरवी करने का ये मतलब नहीं आप किसी बीमार को बेड से हटा रहे हैं। पैरवी सिर्फ मतलब है कि आप सही सामंजस्य बिठा रहे हैं वैकेंसी ऑफ बेड में और जहां पर अवेलेबिलिटी है। सच तो यह है कि जो दिल्ली सरकार ने आज किया है वो निहायत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, निहायत ही वीवीआईपी कल्चर के बारे में है। और उन्होंने एक तरह से यह दिखाया है कि आम और खास आदमी की जिंदगी में अंतर है। अरे आम आदमी की जिंदगी भी उतनी ही प्यारी, किसी का बेटा, पति, पिता है वहां पर, और आम आदमी का और खास आदमी का भी है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं हमारे देश में 21वीं सदी में, भारत में आज, और आप हाईकोर्ट को भी बदनाम कर रहे हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये, मुझे तो लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर बनना चाहिए इसमें। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस चिट्ठी में तो लिखा हुआ है बाकायदा। उस चिट्ठी में डॉक्टर मिश्रा ये बाकायदा लिखा गया है कि कोर्ट की तरफ से हमें ये अपील की गई थी, मांगा गया था, तब हमने किया है। जिन लाइनों का जिक्र मैंने अपनी रिपोर्ट में भी किया था और यहां पर भी, अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट फॉर सेटिंग अप सीएचसी फैसिलिटी फॉर ऑनरेबल जस्टिसेस एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज। ये तो अपने आप में बड़ा ही गंभीर मामला मरता है कि आपने हाईकोर्ट के बिहाफ पर जो लिखा है, हाईकोर्ट उसको डिनाई कर रहा है। मैं तो मिस डॉक्टर मिश्रा, मैं सवाल को इससे आगे ले जा रही हूँ। डॉक्टर मिश्रा, मैं सवाल को आगे ले जा रही हूँ। रुकिए एक सेकंड डॉक्टर मिश्रा, मैं सवाल को आगे ले जा रही हूँ। ये बहुत ही खौफनाक तस्वीर है हिंदुस्तान की। महामारी में भी हम होश में नहीं रहते। महामारी में भी हमें लगता है कि मैं तो वीआईपी हूं, मेरा तो एंटाइटलमेंट है। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मुझे तो बेड मिलेगा, ये एंटाइटलमेंट का सेंस क्या हाईकोर्ट जब डिनाई कर रहा है
तो फिर अरविंद केजरीवाल ने या उनकी सरकार ने ऐसा ऑर्डर क्यों निकलवाया है? ये समझ के परे आम आदमी जो इसको पढ़ेगा देखेगा कितना टूटता है विश्वास। अभी तक तो लोग दिल पर पत्थर रख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी है, सबकी किल्लत है, लेकिन ये वीआईपी ट्रीटमेंट जो कुछ लोग ले रहे हैं इसका क्या उपाय है? आर यू सुप्रिया जी? अंजना जी, जो आप कह रही हैं ना, वो चिट्ठी नहीं है, वो बकायदा गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये चिट्ठी नहीं है। और इस पे ये गलत लिखा गया है कि हाईकोर्ट की तरफ से अपील आई है। बिल्कुल सुप्रिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर ये एक लीगल ऑर्डर के ऊपर लिखा गया है, बिना हाईकोर्ट के कंसेंट के लिया गया है, बिना उनकी रिक्वेस्ट के लिखा गया है, तो यस, दिल्ली सरकार के ऊपर पीनल एक्शन होना चाहिए। इन्होंने ये लिखा था ना कि जो इसको लागू नहीं करेगा उसके ऊपर पीनल एक्शन होना चाहिए। अब ये झूठ बोलने पे दिल्ली सरकार के ऊपर पीनल एक्शन होना चाहिए। और अंजना जी, इसके आगे मैं जाना चाहूंगा कि ये जो 100 कमरे रखे गए हैं ना, मैं चाहता हूं कि रोज आज तक पे शाम को इस पे लिस्ट डिस्क्लोज हो कि उसमें किस वीआईपी को डाला गया। उसमें हर आदमी जो बीपीएल कैटेगरी का हो, जो गरीब हो, जो रिक्शे वाला हो, हर 100 आदमी उसमें तब जाना चाहिए। वहां की लिस्ट रोज आज तक पे चलनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि वो 100 कमरे वीआईपीओ को नहीं दिए गए। नहीं तो ये सारे लोग मिलके उन कमरों को केवल वीआईपीओ को देंगे। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि वहां पे जो भी एडमिशन हो उसकी लिस्ट डिस्क्लोज हो और उसकी सीरियसनेस और ये भी पता चलना चाहिए कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। नहीं तो ये 100 कमरे वीआईपीज को ही दिए जाएंगे, मुझे इस बात का डर है और यकीन है। और ये बात यही है ना अंजना जी, सड़क पे गरीब आदमी की चीख और अमीर आदमी के आने वाली चीख में कोई फर्क नहीं रखेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी कल्चर का बात है। और केवल दिल्ली सरकार अपनी खाल को बचाने के लिए कोर्ट के सामने इस तरह का चमचागिरी और मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी कोर्ट को, जिसको कोर्ट ने नस्तेनाबूद कर दिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं दिल्ली हाई कोर्ट का कि जिसने खुद ही एक्शन लेते हुए। जी कुछ बोलना चाह रही, मैं आ रही हूँ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गौरव जी आपके पास। सुप्रिया जी आप क्या बीच में बोलना चाह रही थी? अंजना जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये कुत्सित काम तो छोड़ दीजिए। दिल्ली सरकार से सवाल आज पूछने वाला ये कि दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है, क्यों आरटीपीसीआर टेस्ट 6 दिन में गिर गए? 64,000 टेस्ट हो रहे थे 6 दिन पहले, आज आरटीपीसीआर टेस्ट सिर्फ 45,000 हो रहे हैं। क्या दिल्ली में नंबर छिपाने की कोशिश हो रही है? और मैं दावे और सीना ठोक के कहती हूँ, मुंबई में नंबर ज्यादा थे लेकिन टेस्टिंग पे कभी रोक नहीं हुई। दिल्ली सरकार क्यों कम टेस्टिंग करा रही है? 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग हो रही थी अप्रैल 13 को, आज सिर्फ आरटीपीसीआर की टेस्टिंग 45,000 क्यों हो रही है? क्या यहाँ पर नंबर छिपाने की कोशिश करी जा रही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, छोटी छोटी बातों पर ये एलजी के खिलाफ धरने पर बैठ जाते थे। जब इनके पास इन्होंने बोला कि केंद्र सरकार से पीएम केयर फंड का पैसा नहीं आया, क्या अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने एक भी धरना किया एलजी के बाहर? और अगर किया तो हमें दे उसका प्रूफ। ये सिर्फ जो है सुविधा की राजनीति करते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार अपने उससे भाग रही है जिम्मेदारियों से, ये भी मुंह मोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर? ये दिल्ली में चुने गए थे, इसलिए चुने गए थे कि आज इस समय हाईकोर्ट में हमें इंतजार है। सुप्रिया जी हमें इंतजार है, अभी भी इंतजार है। बार बार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने हमें कंफर्म किया था, आम जनता के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से हमें कंफर्म किया गया था कि हमें उनके प्रवक्ता मिलेंगे। अभी तक इंतजार हो रहा है, 6:19 हो गए हैं। सवाल है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, इस पर आपको जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए। गौरव भाटिया जी, कैसे रुकेगा ये वीआईपी कल्चर? इसको रोकना होगा। देखिए अंजना जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण पेश किया पूरे देश के सामने, वैक्सीन लगी सबसे पहले किसको लगी? सबसे पहले डॉक्टर्स को, जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनको लगी। एक बड़ा संदेश गया देश में कि हर नागरिक की जान महत्वपूर्ण है और जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, इनको सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का हक है। नरेंद्र मोदी जी ने खुद वैक्सीन कैसे लगवाया? वो अस्पताल गए साधारण नागरिक की तरह, उन्होंने किसी को अपने प्रधानमंत्री आवास पे नहीं बुलाया, एक बड़ा संदेश किया। और इसका विपरीत आज जो हो रहा है वो इतना ही दुखद है जितना हमने इससे पहले देखा है। कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ राजनीति कर रही हैं, कांग्रेस से पूछना चाहिए क्या वदावन उनको स्पेशल परमिट नहीं दिया गया था कोविड के समय में? ठीक है, गृह मंत्री महाराष्ट्र ने दिया था, ये भी एक सवाल है। लेकिन मैं एक बात जरूर यही से चर्चा लिए चलेंगे। एक सेकंड आपको गौरव भाटिया रोक रही हूँ मैं, एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि वक्त ब्रेक का हो गया। जो सवाल आपको पूछना है सुप्रिया जी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी तो आए नहीं है अभी तक, ताकि हम उनसे भी सवाल पूछे। बहस उस वीआईपी कल्चर के खिलाफ ये मुहिम है, ये जंग है, ये लड़ाई है। वाकई आम आदमी के लिए लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि अस्पतालों के बाहर जाइए, ऑक्सीजन से लेकर बेड की किल्लत, और सवाल यही कि लोगों के मन में ये सवाल आता है कि उनके सामने से कई लोग ऐसे होते
होते हैं जिन्हें एंट्री मिल जाती है, बेड्स मिल जाते हैं, ऑक्सीजन की किल्लत भी उनके लिए नहीं होती है। सवाल यह है कि आम आदमी आज पूछ रहा है कि आखिर महामारी के बीच भी क्या आम आदमी की जिंदगी कम है, उसकी कीमत खास आदमी की जिंदगी के सामने? क्योंकि ऐसी तस्वीर सामने आ रही थी लगातार, लेकिन लोगों का गुस्सा, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आज इसके खिलाफ जब आज दिन भर लोगों ने लिखा कि आखिर दिल्ली सरकार ने 100 बेड्स अशोका 5 स्टार होटल में क्यों रिजर्व किया है हाई कोर्ट के जजेस, उनके परिवारों के लिए, स्टाफ के लिए। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों किया है दिल्ली सरकार ने। हालांकि दिल्ली सरकार ने ऑर्डर में यह भी लिखा कि ये हाईकोर्ट की तरफ से मांग की गई थी, लेकिन हम इसकी पुष्टि कर दें क्योंकि बड़ी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कहा ऑक्सीजन है नहीं और हमें 100 बेड देने चले हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारा भरोसा दिल्ली सरकार पर से उठ चुका है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भरोसा हमारा उठा है, आने वाले दिनों में स्थिति बहुत गंभीर है, केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सही आवंटन हो, कालाबाजारी रोकी जाए, और हमने ऐसी कोई मांग नहीं की है। 6:29 हो गए हैं, हमें अभी भी इंतजार है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, क्योंकि बहस से पहले जब तक ये जानकारी नहीं आई थी कि हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने ऐसे कोई मांग नहीं की है, हमें गेस्ट स्पोक्सपर्सन एमएलए राघव चड्ढा जी हमारे साथ बहस में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब वो बहस में शामिल नहीं हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाने वाली आम आदमी पार्टी सवालों का जवाब देने से बच रही है? दर्शक देख रहे हैं, वही समझेंगे, वही तय करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का ट्विटर अकाउंट भी हम देख रहे हैं, क्या हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद वो कुछ लिखते हैं। सबका इंतजार है, आपको जानकारी पूरी देंगे, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, आप सवाल उठा रहे थे कि वीआईपी कल्चर, नॉन वीआईपी कल्चर, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी का भरोसा टूटता है ना। सरकार कोई भी हो ऐसा फैसला ले, अस्पतालों के बाहर अगर कोई कह रहा है ये कि देखिए ना, दूसरों को तो बेड मिल जाता है, फोन आ जाए पैरवी से बेड मिल जाता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मालिक डिसाइड कर रहे हैं। फिर वही सवाल है कि आज ऐसी बात कहने पर बुरा लगता है, लेकिन जो अस्पताल का मालिक है वो डिसाइड कर रहा है कि किसको बेड मिलेगा। डॉक्टर्स नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीआईपी फोन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्ता में है उनको लगता है कि एक फोन घुमाया, अधिकारी को लगता है एक फोन घुमाया हमें बेड मिल जाएगा। अंजना जी, देखिए, आज आपने जो विषय उठाया है ये आम जनता के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी सख्त करी है, उन्होंने कहा है दिल्ली सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है, केंद्र सरकार को ही हमें जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। उसके साथ एक उदाहरण और आया है बड़ा चिंताजनक। ऐसा एक ऑक्सीजन सप्लायर है जिसके पास ऑक्सीजन था और वो कोर्ट में कहता है मैं देना चाहता हूं, लेकिन दिल्ली सरकार को दूं, कैसे दूं जब फोन नहीं उठा रहे नोडल ऑफिसर्स। ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन दिल्ली के नागरिकों को मैं इतना ही कहूंगा कि केंद्र की सरकार है, हमने देखा किस तरह से अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इसकी सप्लाई बढ़ाई जा रही है, और हम लोग रात दिन एक कर देंगे सुनिश्चित करने में कि हर नागरिक की जान बचाई जाए। कांग्रेस की बात मैं सिर्फ कर लूं, एक मेरा सवाल था। देखिए, कांग्रेस क्रायोजेनिक टैंक्स के लिए आम आदमी पार्टी को फटकारती है, लेकिन ये राजस्थान की सरकार है, इनकी क्या प्रबंधन है? आज ही का ऐड है, ये खुद क्रायोजेनिक टैंक्स मांग रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तो वीवीआईपी कल्चर का बरगद का पेड़ है भारत का, ये बात आप जान लीजिए। और तभी मैंने कहा अगर मान लीजिए भगवान ना करे इनकी सरकार होती तो वैक्सीन तब लगता जब सोनिया गांधी का पत्र होता हाथ में नागरिक के। और उदाहरण दिया मैंने नरेंद्र मोदी जी का कि सबसे पहले वैक्सीन लगा तो हमारे डॉक्टर्स को लगा। और मत भूलिएगा, तब एयरपोर्ट पे जाते थे यूपीए सरकार में, तो एयरपोर्ट पे एक नाम होता था सबसे नीचे जिसकी फ्रिस्किंग नहीं होगी, उसको देश का दामाद माना जाता था, वो थे रॉबर्ट वाड्रा। तो वीवीआईपी कल्चर खुद लाने वाली कांग्रेस दूसरों पे क्या उंगलियां उठाएगी? आज हमें कोविड से लड़ना है और केंद्र की सरकार बड़ी मजबूती से, जहां दिल्ली की सरकार विफल भी हो जाती है तो हम अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में नागरिकों की सेवा भी करेंगे, उनकी जान भी सुरक्षित करेंगे। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दें। मैं आ जाऊं? सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं आज करना नहीं चाहती थी कांग्रेस बनाम भाजपा बहस, और करूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मुद्दों पर आज बात होनी चाहिए। आज देश के लोग मर रहे हैं, मुझे पढ़ना ही नहीं है इस बहस में। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ, जब योगी आदित्यनाथ जी, और मुझे दुख होता है क्योंकि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जब वो आकर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की, बेड्स की, एसेंशियल मेडिसिन की कोई कमी ही नहीं है, और तड़ातड़ लोग मर रहे हैं। कानपुर में आप देखिए किस तरह से शवदाह में लोग मर रहे हैं,
बिना इलाज हुए लोग मर रहे हैं, तो क्या समझा जाए इसको? इतनी भ्रमित करने वाली बात क्या सूबे के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, ये मैं पूछना चाहती हूं। और अगर किसी की बिना ऑक्सीजन के मौत हो जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये इग्नोरेंस है, ये कंप्लिसिटी है, ये क्या कहा जाएगा? और तन्मय फडणवीस तो 45 साल से नीचे है, फडणवीस जी के जो भतीजे हैं, उन्होंने जाके वैक्सीन लगा के अपनी तमाम फोटो डाल दी। कैसे करा उन्होंने भाई? ये वीआईपी कल्चर नहीं है, बताइए जरा आप मुझे। मैं उस वीआईपी कल्चर से भी आगे इस बहस को बढ़ाना चाहती हूँ कि आज भी मौत के आंकड़े, टेस्टिंग लेवल, अभी आपके ही चैनल पर मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी, हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी सिंह वहां के यूपी के, उन्होंने कहा हम 1 लाख RT-PCR कर रहे हैं, 2.5 लाख टेस्टिंग हो रही है रोज। आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1.5 लाख RT-PCR होने चाहिए, 60% RT-PCR होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? 22 करोड़ की जनसंख्या है, विस्फोटक हो गया है वहां पर कोरोना, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मुख्यमंत्री कहेंगे कोई चीज की कमी नहीं है, तो ऐसे ही लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए क्या मंजर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे अस्पतालों में। चले जाइए गोरखपुर, चले जाइए कानपुर, चले जाइए मेरठ, कोई भी एसेंशियल सर्विस अवेलेबल नहीं है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दुख होता है सुनकर लोगों की व्यथा, दुख होता है देखकर कि 35-35, 40-40 साल के नौजवान लड़के मरे जा रहे हैं बिना ऑक्सीजन और दवाइयों के, और सूबे के मुख्यमंत्री आंख पर पट्टी बांधे हुए गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। कुछ कमी नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है आपको लगता है? NSA लगा देंगे, ये सुनिए, NSA लगा देंगे अगर किसी ने कुछ बोला तो। इस समय संवेदनशीलता की जरूरत है या धमकाने की जरूरत है? मैं जानना चाहती हूँ, धमकाने की जरूरत है या संवेदनशीलता की जरूरत है? मैं पूछना, NSA लगा देंगे आप चुप कराएंगे अंजना जी? आप क्या बोलती रहेंगी वो कंटिन्यू? सुप्रिया जी आप जवाब दे रहे हैं ना? सुप्रिया जी जवाब दे रहे हैं, वो अब जवाब सुनिए। हाँ गौरव जी देखिए, कौन बोल रहा है ये मैं दर्शकों के सामने रख दूं। क्या हालत है आज महाराष्ट्र की, ये कल के आंकड़े हैं। 66,000 नए केस आए महाराष्ट्र में, 11 करोड़ वहां की जनसंख्या है, 832 दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जनसंख्या है, मामले आए थे 35,311 और दुर्भाग्यपूर्ण मौत है 206। मतलब जनसंख्या में महाराष्ट्र आधा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं वो 4 गुना ज्यादा हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी ये हमसे सवाल पूछ रही है। मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 48 घंटे के अंदर अंदर एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम बना लिया, जिसमें ये मॉनिटर किया जा रहा है कि जो जीपीएस से उनके ट्रक जा रहे हैं ऑक्सीजन के, वो कहाँ पहुंचे, और उत्तर प्रदेश से ही वो ऑक्सीजन के जो ट्रक्स हैं उनको भर के दिल्ली भेजा जा रहा है। ये आपको शायद पता नहीं। DRDO का अस्पताल वहां वॉर फुटिंग में चल रहा है और वहां पे 500 बेड कुछ ही दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। ये कैसे संभव हुआ? इच्छा शक्ति से हुआ। और आप बताइए, आप अभी कह रहे थे महाराष्ट्र में टेस्ट, आपको आंकड़े बता दूं, वहां पे टेस्टिंग कम कर दी गई है। 25 अप्रैल को टेस्टिंग हुई थी 40,000 महाराष्ट्र में, और 26 अप्रैल को हुई 28,000। तो आपको खुद ही तथ्य नहीं पता होते। आप आम आदमी पार्टी की तरह सो के आप जागे हैं, क्रायोजेनिक टैंक्स अब बुला रहे हैं और उसके बाद आरोप हम पे लगा रहे हैं। आप बताइए, महाराष्ट्र की वजह से क्या झटका पूरे देश को नहीं लगा? क्या महाराष्ट्र सबसे पीछे नहीं है इस वक्त कोविड की लड़ाई में? आपसे प्रश्न पूछ ले, राहुल गांधी से पूछा था, उन्होंने कहा था मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ। आप तो सीट पे हैं, आप तो सीट पे हैं, जवाब दीजिए। मैं आ जाऊं अंजना जी? ठीक है, जवाब सुनिए सुप्रिया जी। पता नहीं महानुभाव को पता है कि नहीं, महाराष्ट्र ने अपना संक्रमण रेट ऑलमोस्ट हाफ कर लिया इस हफ्ते, क्योंकि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन लगाया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरह हाई कोर्ट का, अरे भाई बीच में मत बोलिए, 2 मिनट बोलने दीजिए। ये बोलने नहीं देंगे, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि पूरा कर ले गौरव जी, पूरा कर ले। तू मैं की बहस नहीं हो सकती है। लोग अस्पतालों के बेड पर दम तोड़ रहे हैं और सरकार की नाकामियों की वजह से, बेदिली की वजह से मौतें हो रही है। खैर, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र ने टाइम रहते नहीं, लेकिन सुप्रिया जी ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अभी आपने कहा, एक सेकंड, अभी आपने कहा, ठीक है, आप ही जवाब दीजिएगा। अभी आपने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक केस होना चाहिए, जिस तरह से लोगों की जान जा रही है। लोगों की जान तो ऐसे महाराष्ट्र में भी जा रही है ना। वही बात उद्धव ठाकरे के लिए बोलेगा आप, या फिर वहां के सेलेब्स और स्टार्स बस लिखते रहेंगे बेस्ट सीएम? उसी की आजादी है, कोई खिलाफ बोलेगा तो वहां पर भी मामला गड़बड़ा जाता है। नहीं अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे कभी ऑन रिकॉर्ड आकर टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में और सारे टीवी चैनल्स पर आकर ये बोल रहे हैं मेरे पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, सब पर्याप्त है
और उसके बाद भी त्राहिमाम मचा हुआ है। योगी जी तो ये कर रहे हैं ना, तो बोलना तो पड़ेगा ही। उद्धव ठाकरे ने बोला मैं एनएसए लगा दूंगा अगर आपने ज्यादा बोला ऑक्सीजन पर। उद्धव ठाकरे ने बोला कि मैं आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। यही काम तो कर रहे हैं योगी जी। अरे इस समय सांत्वना की जरूरत है, संवेदनशीलता की जरूरत है। यहाँ धमकाने पे उतर आए हैं। ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ये अभिभावक है सूबे के। किस तरह की बातें हो रही है यहाँ पर। और एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था लॉकडाउन लगना चाहिए, उसको नकारा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उसका खामियाजा पूरा का पूरा सूबा भुगत रहा है। क्यों नहीं लॉकडाउन लग रहा है? अगर उन्होंने कहा है कुछ जिलों में विस्फोटक हो रहा है कोरोना, ये क्या, ये पॉपुलिस्ट नहीं है, ये चीप पॉपुलैरिटी नहीं है। जो दिल्ली ने किया वही आज उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, और भयावह स्थिति है उत्तर प्रदेश में। ऑक्सीजन की गहरी कमी मुख्यमंत्री के अपने जिले गोरखपुर में है, जो मेरा नेबरिंग जिला है महाराजगंज। त्राहिमाम मचा हुआ है वहां पर। दे दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, अब गौरव जी इसका जवाब देंगे। गौरव जी जवाब दीजिए, क्या लॉकडाउन पर सरकार इस बार बैकफुट पर थी? नाइट कर्फ्यू कई जगहों पर लगाया गया बीजेपी शासित राज्यों में खास तौर पर, लेकिन लॉकडाउन को लेकर देरी हो गई। देखिए की बात नहीं मान रहे हैं, विरोधाभास देखिए आप इनकी बात में। राहुल गांधी का ट्वीट है कि लॉकडाउन जो है वो नहीं लगना चाहिए। आज ये चिल्ला रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा। अगर संविधान में आस्था होती तो उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय संगत समझा कि उस पर रोक लगा दी जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो राहुल गांधी और आप नहीं है ना, इसलिए चुप रहिए। दूसरी बात, संवेदनशीलता। जब छत्तीसगढ़ में कूड़े के ट्रक में लाशें जा रही हैं और अंतिम संस्कार करने के लिए रुपया ले रही हैं कांग्रेस की सरकारें, आप हमें संवेदनशीलता और वीवीआईपी कल्चर का पाठ पढ़ाते हैं। तीसरी बात, मैंने क्रायोजेनिक टैंक्स अब मांग रही है राजस्थान सरकार। आम आदमी पार्टी तो बुरा कर ही रही है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं पहले इंतजाम कर पाई? मैंने आंकड़े दिए महाराष्ट्र के, आप भी जानती हैं अंजना जी, एक ऐसा समय है कि 34 से 35% जो कोविड के संक्रमित मामले हैं वो केवल महाराष्ट्र से है। जनसंख्या 10%, तो कहीं ना कहीं विफल तो हुई। और ये वो सरकार है अंजना जी, मत भूलिएगा, हजारों करोड़ रुपए की, अब बीच में मत बोले प्लीज, शांत रहिए। ये वो सरकार है अंजना जी, हमने डिबेट किया था। जल्दी से बात सरकार वसूली कर रही थी, कौन सरकार वसूली कर रही थी? जब इनको बेड, ऑक्सीजन के सिलेंडर और दवाइयों का इंतजाम करना था, ये आम जनता एक लाइन से वसूली कर रहे जी, एक लाइन। मैं सिर्फ इतना कहूंगी अंजना जी, एक लाइन से जल्दी से। एक साल से हाथ पे हाथ धरे केंद्र सरकार की नाकामियों और विफलताओं का नतीजा है कि आज भारत में कोरोना ऐसा आया है। प्रधानमंत्री ने कहा था हमने जंग जीत ली है, हमारा वैक्सीन लैब है हम, और वैक्सीन कहां एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारे लोगों की जान आपके लिए प्राथमिकता नहीं है। अभी जब हम ये चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं तब भी कोई ना कोई दम तोड़ रहा है। हर मिनट इतने ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, हर मिनट किसी की जान जा रही है इस देश में।